नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है अक्टूबर 12 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़ डिस्कशन का वीडियो है। ये आर्टिकल डिस्कशन में अपलोड कर चुका हूँ। आज थोड़ा सा देर से अपलोड हुआ था आर्टिकल का डिस्कशन, लेकिन 8 बजे मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरीके की अपलोड हो जाए। ओके, तो कल से तो आपको 8 बजे ही मिलना चाहिए और संडे को छोड़कर बाकी सभी दिन हम लोग ये डिस्कशन करते हैं। साथ में आंसर राइटिंग वगैरह का भी चल रहा है और पेड ग्रुप है हमारा, एक कोर्स नहीं है अभी तो कोई अपना, अभी अगर शुरू होगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन पेड ग्रुप है जिसमें आंसर चेक करने से संबंधित और आपको पीडीएफ वगैरह भी, न्यूज़ आर्टिकल जो मैं पढ़ाता हूँ, जो न्यूज़ पढ़ाता हूँ डिटेल में, वो सब आपको मिल जाता है वहाँ पर। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन अगर नहीं कर पा रहे यूट्यूब के थ्रू तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा उसमें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ देखते हैं। सबसे पहला न्यूज़ क्या है कि राजस्थान में इलेक्शन को 2 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। पहले 23 नवंबर को होने वाला था, लेकिन अब 25 नवंबर को होगा, क्योंकि 23 नवंबर को देवोत्थान एकादशी है। देवोत्थान एकादशी के बारे में जानते होंगे आप लोग। भगवान विष्णु उस दिन अपने शयन अवस्था से उठते हैं और उसके बाद से सारे शुभ काम होते हैं जो हिंदू धर्म में है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए 2 दिन उनको बढ़ाया गया है, 25 नवंबर कर दिया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा और इसमें से कुछ फैक्ट तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपको बता दिया है। बाकी अगला जो न्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग मैं इस न्यूज़ को डिस्कस कर चुका हूँ। क्या है वो? तो ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये क्यों शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा? तो इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल। आपको पता ही है कि इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन को मत लाइएगा, फिलिस्तीन का जो फिलिस्तीन पीएलओ संगठन है वो अलग है। ओके, और अभी हमास ने अटैक किया किस पर? तो इजराइल पर। और क्या अटैक किया है? हमास क्या है? तो हमास का गठन जो किया गया था वो इस्लामिक हिंसक जिहाद अलग होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से डिफ़ाइन किया गया है आजकल के एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा। लेकिन जो हमास है वो क्या करता है? तो एक्सट्रीम ब्लड जिहाद जिसको बोलते हैं, खूनी जिहाद करके इजराइल को समाप्त करके वहाँ पर अरब राष्ट्र की संपूर्ण रूप से स्थापना करना चाहता है। तो उसी के लिए हमास का स्थापना किया गया था और उसी ने अटैक किया कहाँ पर? तो इजराइल पर अटैक किया है। और इजराइल पर एक साथ 7 अक्टूबर को सुबह में 6 अक्टूबर की रात के बाद से अटैक शुरू हुआ था और 5,000 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे और इजराइल के लगभग हर शहर को उन्होंने निशाना बनाया। पैराग्लाइडर्स का यूज़ करके वो फेंसिंग बना हुआ था इजराइल और हमास के बीच में, गाजा पट्टी के बीच में, उस फेंस को पार किया उन्होंने। क्रेन लाकर, जेसीबी लाकर फेंस को उखाड़ कर फेंक दिया, शहर में घुस गए, घर घर में जाकर लोगों को गोली मारी। म्यूजिक कंसर्ट चल रहा था वहाँ पर, 200 लोगों को उन्होंने भून दिया गोलियों से। तो ये सब अटैक इस तरह से हुआ है। उसके बाद से बहुत ही भीषण स्तर पर युद्ध छिड़ा हुआ है और उसी युद्ध के बीच में बहुत सारे नागरिक हमारे भी फंसे हुए। कहाँ पर? तो इजराइल में। तो इजराइल के कल तो एयरपोर्ट पर भी अटैक हुआ था। तो भारत सरकार ने इसीलिए मिशन चलाया है ऑपरेशन अजय। क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन अजय नाम दिया गया इसको। और इसके द्वारा वहाँ पर फंसे हुए भारतीय जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, फिर से मैं इस शब्द को यूज़ कर रहा हूँ, जो वहाँ से निकलना चाहते हैं, ओके, उनको भारत सरकार क्या करेगी? उनको इवैक्यूएट करके अपने देश वापस लाएगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन अजय को इजराइल पॉन्ड्स गाजा बाय एयर हमास फाइट ऑन, मतलब कि उनका भयानक युद्ध चल रहा है और ऑपरेशन अजय को शुरू किया गया है। और देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस विल द सेकेंड इवैक्यूएशन दिस ईयर आफ्टर ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी को क्यों चलाया गया था? तो सूडान में, आपको याद होगा, सूडान में गृह युद्ध शुरू हो गया था। आप वहाँ के जो सैनिक हैं वो आपस में ही लड़ने लग गए थे, तो उनके कारण से वहाँ पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ओके, आप मुझे ये बताइएगा कि यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? थोड़ा सा पहले का हो गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैच करने के लिए आपको दे सकता है ये चीज़ों को। है अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम लोग। अगला न्यूज़ जो है आज का, कि एक बिहार में बक्सर में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है। कामाख्या एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो उसको बोलते हैं, सुपरफास्ट, उसका बिहार बक्सर के पास रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन जो है, जिसका कुछ समय पहले ही नाम बदला गया है, वहीं पर 4 से 5 पटरियां जो हैं वो डिरेल हो गई। डिरेल का मतलब पटरियों से उतर गए वो और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अभी का जो ताज़ा है आंकड़ा, उसके हिसाब से तो जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ये एक दुखद घटना सुबह सुबह सामने आई है। तो क्या है ये? तो ये कहाँ तक जाती है? तो गुवाहाटी तक जाती है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको कामाख्या कामरूप के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो कई बार चर्चा में रहता है। कामाख्या मंदिर माता का मंदिर है और उसके बारे में आपको जानना भी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे अद्भुत स्थलों में से एक है वो। और तंत्रयान की प्रैक्टिस के लिए शाक्य संप्रदाय होते हैं। शाक्य कौन कहलाते हैं? जो शक्ति के उपासक होते हैं। शाक्य संप्रदाय में जो तंत्रयान वगैरह की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए वो बड़ा ही आइडियल जगह माना जाता है। कौन सा? तो कामाख्या कामरूप।
कामाख्या मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानिए, डिटेल में जानिए, क्योंकि यूपीएससी वालों ने भी पूछा है। और वहाँ पर एक आम्बुबाची मेला होता है। आम्बुबाची बंगाली शब्द है, अम्बुबाची मेला होता है। कहाँ पर? तो कामाख्या कामरूप में। ये किस चीज़ का मेला होता है, किस चीज़ का उत्सव होता है? अब ध्यान से सुनिएगा। महिलाओं के मासिक धर्म जो होते हैं, उनका जो साइकिल होता है, मासिक साइकिल, उसका उत्सव मनाया जाता है। सामान्य तौर पर जो अपना रूढ़िवादी समाज है उसमें इस चीज़ को खराब माना जाता है। कोई अगर मासिक धर्म में होते हैं तो उनको पूजा पाठ और किचन वगैरह से रोक दिया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में ही एक मंदिर है कामाख्या कामरूप, जहाँ पर इस चीज़ का उत्सव मनाया जाता है। तो क्या है वो मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। यह त्यौहार असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पीठासीन देवी के मासिक धर्म का प्रतीक होता है। कौन सा? तो आम्बुबाची मेला। मंदिर के गर्भगृह में योनि महिला जननांग है, जो एक चट्टान का प्रतीक है, और इसी महिला योनि की पूजा होती है। कहाँ पर? तो कामाख्या कामरूप में। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में लिंग की पूजा करना, योनि का पूजा करना आज का चीज़ नहीं है। हड़प्पा पीरियड में जाएंगे तो वहाँ पर भी लिंग उपासक आपको दिखते हैं। ये एक उत्पत्ति का पूजक हैं हम लोग मुख्य रूप से, कि जिस चीज़ से किसी का भी जन्म होता है वो आपका पूजा में शामिल होता है। तो इसको इसी प्रकार से ध्यान में रखें, इसमें कोई भी खराब चीज़ नहीं है। ये अलग सभी धर्मों की अलग अलग विशेषता होती है, तो अपने धर्म की विशेषता है। और ये शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का क्या तात्पर्य होता है? तो जब भगवान माता सती का देहांत हो गया था अग्निकुंड में जलने के कारण, तो उसके बाद भगवान शंकर उनको लेकर तांडव कर रहे थे। तो फिर उनका शरीर का अलग अलग अंग जो है वो अलग अलग जगहों पर गिरा था कटकर। जब सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को काटा गया था भगवान शंकर को शांत करने के लिए, कहानी में बता रहा हूँ, उसके बाद आऊँगा। तो उसी में तो उनका जो जननांग का पार्ट था वो कहाँ पर गिरा था? तो कामाख्या कामरूप में गिरा था। बिहार में भी मधुबनी में है, एक जगह है उच्चैठ, वहाँ भी शक्ति स्थल है। बिहार में एक ही है उच्चैठ भगवती स्थल, तो वो क्या है? वो भी सती स्थल है। तो ये सारे शक्ति पीठ कहलाते हैं। 51 शक्ति पीठ हैं देश में पवित्र। ओके, शाक्य धर्म के प्रतीक होते हैं। जैसे शाक्य क्या होता है? शक्ति के उपासक होते हैं। शिव का शैव क्या होते हैं? शिव के उपासक। वैष्णव किसके होते हैं? विष्णु के उपासक, या विष्णु राम कृष्ण इनके उपासक होते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है तंत्रयान के दृष्टिकोण से। शाक्य में भी तंत्रयान के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस किया जाता है आज भी वहाँ पर, और इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। पूरे देश से वहाँ पर यात्री आते हैं, दक्षिण भारत से भी कामाख्या कामरूप लोग दर्शन करने आते हैं वहाँ पर आम्बुबाची मेले में भाग लेने के लिए। कामाख्या शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए 51 शक्तिपीठों में पवित्र स्थल है। सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जिनमें से प्रत्येक भगवान शिव के सती के शरीर के अंग का प्रतिनिधित्व करता है। सभी मैंने कहानी बता दी आपको। यह मंदिर, अब इसका भौगोलिक भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। यहाँ की मिट्टी को ही लोग पवित्र मानते हैं, इतना ज़्यादा अद्भुत जगह है ये। क्या है ये? नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है। अब ये ज्योग्राफी ध्यान में रखने योग्य है, ये पूछ सकता है आपसे। जिसका उत्तरी भाग ब्रह्मपुत्र नदी की ओर ढलान वाला है। नीलांचल पहाड़ी का उत्तरी भाग कहाँ पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ढलान वाला, ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक किनारे में ये स्थित है। किंवदंतियों के अनुसार, जो किंवदंती है, किंवदंती का मतलब होता है जो कहानियाँ चलती हैं, उसके अनुसार इसका निर्माण राक्षस राज नरकासुर ने किया था, लेकिन रिकॉर्ड केवल 1565 से उपलब्ध है, जब कोच राजा नारायणन ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और इसने पुनर्निर्माण करवाया था यहाँ पर इस मंदिर का 1500 कब की बात हो रही है? 1565, यानी कि अकबर के कार्यकाल की बात हो रही है। अहोम साम्राज्य दिखता है आपको। दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में शासक बदल गए। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है, लेकिन असम में आपको पूरा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में अहोम साम्राज्य का बोलबाला आपको पूरा मध्यकाल में दिखता है। औरंगजेब तक में आपको अहोम साम्राज्य दिखता है। और अहोम साम्राज्य में बहुत सारे वीर योद्धा हुए हैं। उनका युद्ध का प्रणाली, उनका लड़ने का तरीका बहुत ही ज़्यादा दुनिया में घातक माना जाता था। क्यों? क्योंकि उनको कोई हरा ही नहीं पाया। वो युद्ध को किस नाम से जानते थे वो लोग? तो खेल। क्या बोला मैंने? युद्ध को खेल की संज्ञा दी जाती थी वहाँ पर। और अलग अलग कमांडर भी अहोम साम्राज्य के बारे में रहे हैं, जिनके बारे में किसी दिन डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। और एक कमांडर हैं जिन पर भारत सरकार ने कुछ साल पहले ही, पिछले साल कोई प्रोग्राम भी किया था, तो उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए अगला क्या है? लचित बुढ़फुकन नाम है उनका, शायद ऐसे ही कुछ नाम है उनका, तो उनके बारे में ध्यान रखिएगा। लचित उनका नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कमांडर अहोम साम्राज्य के। सांस्कृतिक क्या है? अनुष्ठानिक मेला देवी के काल का जश्न मनाता है, जिसके कारण भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में असम में मासिक धर्म से जुड़ी क्या है? तो वर्जनाएँ कम हैं। भारत के बाकी हिस्सों में मासिक धर्म को लेकर जितनी रूढ़िवादिता है उतनी असम में नहीं पाया जाता, जबकि असम एक पिछड़ा हुआ राज्य में आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों वहाँ पर इस चीज़ के लेकर रूढ़िवादिता कम है? क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर है जो इसको लेकर जागरूकता लोगों में पैदा करता रहता है। ओके, अगला क्या है?
असम में लड़कियों के नारित्व की प्राप्ति को तुलोनी बिया नामक एक अनुष्ठान के साथ मनाया जाता है, जिसका अर्थ होता है छोटी शादी। जब असम में महिलाओं को पहली बार इस चीज़ का सामना करना पड़ता है मासिक धर्म का, तो उसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, तुलोनी बिया, इसका तात्पर्य क्या होता है असमिया में, हिंदी में करेंगे तो छोटी शादी। ओके, कितना सारा कुछ सीखने को मिला है आपको। सामाजिक मेला सैनिटरी पैड के उपयोग के माध्यम से आगंतुकों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने का भी एक अवसर होता है। वित्तीय क्या है, असम में मेले के दौरान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से कम 5 लाख श्रद्धालु आते हैं। कहाँ पर, तो इस एक त्यौहार के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जिन्हें राज्य के पर्यटन से राजस्व वगैरह भी प्राप्त होता है उनको। चलिए ये ठीक है। तो अम्बुबाची मेले और असम कामाख्या के बारे में ध्यान रखिएगा। यही छोटा सा मंदिर है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसको पवित्र माना जाता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले न्यूज़ पर हम लोग चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है, अगला न्यूज़ देखिए, यहाँ पर गिफ्ट सिटी के बारे में बताया गया है। गिफ्ट सिटी, अब गिफ्ट सिटी की क्या अवधारणा है, और कई सारे लोगों को पता होगा, कई सारे को नहीं पता होगा, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉरेन फर्म्स यानी कि विदेश की कंपनियों को बैंक अकाउंट नीड नो पैन इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी को एक इस तरह से बनाया गया है कि देश का एक वो इलाका जहाँ पर बिजनेस वगैरह करना बहुत आसान होता है विदेशी कंपनियों के लिए। उनको भारत सरकार के बहुत सारे रूल रेगुलेशन से बचा कर रखा जाता है, ताकि वो अच्छे से बिजनेस करें, देश में इन्वेस्टमेंट आए, देश में नौकरी रोजगार सृजित हों। गिफ्ट सिटी की अवधारणा को ध्यान में रखिएगा, और उनको बैंक अकाउंट के लिए पैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा न्यूज़ आया है। तो गिफ्ट सिटी क्या है, और इंडियन नेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। IFSC, यूपीएससी ने पीटी में इसके बारे में सवाल पूछा, मेंस में इसके बारे में सवाल पूछा हुआ है, और इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गुजरात के गांधीनगर में स्थित है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक, GIFT। इसका फुल फॉर्म याद रहे क्या है ये, तो ये एक बहु सेवा विशेष आर्थिक से क्षेत्र, SDG, ओके, सेज SEG, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, जिसमें भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र DTA शामिल है। इस गिफ्ट सिटी के अंतर में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है। ओके, गिफ्ट सिटी को न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवा हेतु एक केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया, कि न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी सेवा के लिए एक इंटीग्रेटेड सेंटर के रूप में काम करेगा ये। ओके, इसीलिए यहाँ के रूल रेगुलेशन जो हैं वो इंटरनेशनल चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, न कि देश के सारे रूल रेगुलेशन कानून वहाँ पर थोप दिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इस डिफरेंस को। वहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो अलग तरीके से लागू होते हैं। IFSC भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय उत्पाद, यानी कि वित्तीय उत्पाद का क्या तात्पर्य होता है आप नहीं समझ पा रहे होंगे। वित्तीय उत्पाद का तात्पर्य होता है जैसे इंश्योरेंस हो गया, जैसे बीमा हो गया, जैसे कुछ भी आप लीजिए, जैसे निवेश हो गया। वित्तीय उत्पाद जो कुछ भी वित्तीय से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको वित्तीय उत्पाद में हम लोग आ सकते हैं कि वित्तीय उत्पाद ये हो सकता है। वित्तीय सेवाओं, वित्तीय संस्थानों के विकास और विनिमय के लिए एकीकृत नियामक के रूप में काम करता है IFSC। शहर में सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्कूल, चिकित्सा सुविधा, प्रस्तावित अस्पताल, इंडोर आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ गिफ्ट सिटी बिजनेस क्लब भी शामिल है। साथ ही इसमें एकीकृत सुनियोजित आवासीय परियोजना भी शामिल है, जो गिफ्ट सिटी को वास्तव में वॉक टू वर्क शहर बनाती है। अपने काम तक जाने के लिए आपको किसी परिवहन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिफ्ट सिटी में आप अपने घर से निकलकर अपने काम पर वॉक करके जा सकते हैं, इतने नज़दीक में होगा ये। तो पूरा का पूरा गिफ्ट सिटी का प्लानिंग क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर रूल रेगुलेशन भी थोड़ा सा कम हो, फाइनेंशियल सर्विस भी ढेर सारा हो, वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल भी हो, वहाँ पर घर भी हो, जिससे क्या हो वहाँ पर जो लोग रहने आए, जो लोग निवेश करने आए, उनको सारी सुख सुविधाएं मिले, जिससे क्या हो देश में निवेश बढ़े, हमारा देश जो है वो वर्ल्ड का एक इकोनॉमिक सेंटर के रूप में धीरे धीरे डेवलप हो जाए। ओके, NSE और IFSC SGX कनेक्ट क्या होता है ये, तो ये गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर और सिंगापुर एक्सचेंज लिमिटेड में एक NSE की सहायक कंपनी के लिए के बीच एक अवसंरचना है। कनेक्ट के तहत सिंगापुर एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा दिए गए निफ्टी डेरिवेटिव पर सभी ऑर्डर NSE IFSC ऑर्डर मैचिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर मैच किए जाते हैं। देखिए इन सब के बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना, ये कुछ वित्तीय चीज़ें हो जाती हैं। मैं आपको क्या बताने वाला था कि गिफ्ट सिटी की अवधारणा क्या है। तो गिफ्ट सिटी एक जगह है, गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया है, जो क्या करता है मूल रूप से, तो एक जगह है जहाँ पर क्या होता है बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विसेज का हब बनाया गया उसको,
जहाँ से फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत सारे मिलते हैं आपको, गाड़ी के फाइनेंस से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर हर चीज़ मिल सकता है आपको। और उस सिटी को इस हिसाब से प्लान किया गया है कि वहाँ पर फॉरेन करेंसी का भी हो सके एक्सचेंज वगैरह आसानी से, वहाँ पर भारत के ज़्यादा रूल रेगुलेशन टैक्सेशन का नियम कानून ज़्यादा लागू हो, और क्या है वहाँ पर स्कूल हो, आवासीय विद्यालय हो, रहने का घर हो, जिससे वॉक टू वर्क की अवधारणा को विकसित किया जा सके। गिफ्ट सिटी का तात्पर्य यही है, एक ऐसा SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ पर बिजनेस करना आसान हो, किन के लिए, तो भारतीयों के लिए भी, विदेशियों के लिए भी, और न केवल भारत को वो बेनिफिट पहुँचाए बल्कि इंटरनेशनल मनी मार्केट में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में एक उभरते हुए जगह के रूप में प्रतिस्थापित हो जाए, बहुत सारे निवेश आए हमारे देश में और बहुत सारे रोजगार सृजित हों। मूल रूप से गिफ्ट सिटी की अवधारणा यही है। गुजरात के गांधीनगर में बनाया गया है इसको। ओके, अब एक और टर्मिनोलॉजी काम करता है गिफ्ट सिटी के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA। ओके, अब ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ। IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित है। IFCA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेवा केंद्र प्राधिकरण है ये, तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इसी के बारे में UPSC ने PTE में पूछा था। ओके, कार्य क्या होता है इसका, इसके अंतर्गत IFSC में ऐसे सभी वित्तीय सेवा उत्पाद और संस्थानों को विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाएगा, जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के नियामक रेगुलेटर्स के द्वारा IFSC के लिए पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। प्राधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल ऐसे अन्य वित्तीय उत्पाद सेवाओं को भी विनियमित करेगा जो समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं। इन सभी को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा, तो IFSCA करेगा। क्या करेगा, तो जिन जिन संस्थानों का स्थापना होगी गिफ्ट सिटी में उन सभी को रेगुलेट करेगा एक तरह से। ये शक्तियाँ क्या दी गई हैं, अधिनियम के तहत संबंधित वित्तीय क्षेत्र नियामक भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी और इरडा तथा पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण आदि के द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों के प्राधिकरण द्वारा IFSC में वित्तीय रूप से नियमन के अनुसार पूरी तरह से प्रयोग की जाएगी। इन सभी के पास जो शक्तियां हैं उन सभी का उपयोग IFSC में किया जाएगा। किन चीज़ों के लिए, तो गिफ्ट सिटी में जो फाइनेंशियल सेंटर होगा उनको रेगुलेट करने के लिए। ओके, तो ये कुछ IFSC के बारे में ध्यान रखिएगा, IFSCA के बारे में, इसकी स्थापना कब की है, बस आप यही ध्यान में रखिएगा। इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए, लेकिन अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये चर्चा में रहता है और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इसका यूज भी हो गया है आजकल। ओके, SEJ के बाद अगले टॉपिक पर चलते हैं हम। अगला जो न्यूज़ है वो है इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, सूचना आयोग के बारे में। तो सूचना आयोग में 3.21 लाख अपील जो है पेंडिंग में है। तो काहे का सूचना आयोग अगर इतने लोगों को सूचना दिया ही नहीं गया है अभी तक, उन्होंने सूचना मांगा होगा किसी विशेष प्रयोजन से, नहीं तो कोई क्यों मांगेगा सूचना पैसा खर्च करके आपसे, और मांगा गया और उनका अभी तक 3.21 लाख पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि सूचना आयोग कितना होशियारी से काम कर रहा है। तो सूचना आयोग क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जरा जान लेते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। जो वेस्ट बंगाल में दिया गया है वो देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, उड़ीसा, केरल, हिमाचल सब में देख सकते हैं आप पेंडिंग में पड़ी हुई सूचनाएं जो लोगों ने मांगा। सूचना आयोग की स्थापना इसीलिए की गई थी कि पब्लिक आपसे अगर कोई सूचना मांगती तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल रूप में मांगेंगे तो पैसा लेकर वो डिजिटल रूप में आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। आप भी मांग सकते हैं, आप जो सुन रहे हैं मुझे, आप भी मांग सकते हैं। सूचना आयोग वेबसाइट पर जाइए, उनको क्लेम कीजिए कि क्या सूचना चाहिए आपको, तो और पे कीजिए, आपको सूचना देंगे वो। ओके, तो सूचना आयोग क्या होता है, कब इसकी स्थापना की गई, कैसे काम करती है, इन सब के बारे में डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि आर्टिकल आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा, संविधान में इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल नहीं मिलेगा। ये एक वैधानिक इकाई है जिसका फॉर्मेशन किया गया था एक एक्ट के द्वारा। ओके, एक एक्ट के द्वारा 2005 में एक कानून लाया गया था, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। सदस्य इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। नियुक्ति उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। और उस समिति में कौन कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, यानी कि 3 लोग होंगे। एक होंगे प्रधानमंत्री महोदय, एक उनके कैबिनेट का कोई सदस्य हो सकता है, और तीसरे कौन होते थे, विपक्ष के नेता। ये तीनों लोग मिलकर किनको चुनते हैं, तो सूचना आयुक्त को चुनते हैं और उनकी स्थापना की जाती है। अगला देखिए क्षेत्राधिकार क्या है। आयोग का क्षेत्राधिकार सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरण तक है, वो जिससे जो चाहे सूचना मांग सकता है और लोगों को प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन देश की रक्षा से जुड़े हुए चीज़ें या कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो साझा नहीं की जाती, उस संबंध में आपको कोई सूचना नहीं दी जाएगी। ओके, कार्यकाल क्या है इसका,
तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पर पद पर रह सकता है। जो केंद्र सरकार ने अगर तय किया है तो या 65 वर्ष तक आप पद पर रह सकते हैं। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, इनको फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ओके, सीआईसी की शक्तियां और कार्य क्या है? आयोग का कर्तव्य वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी विषय पर प्राप्त शिकायतों के मामलों में संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करना। अगर कोई शिकायत किया गया तो संबंधित व्यक्ति से पूछताछ करेगा। किसी भी कलेक्टर, किसी भी कमिश्नर, किसी भी सचिव को बुलाकर पूछ सकते हैं, भाई साहब इसका जवाब दो, हमें लोगों को जवाब देना, लोगों ने सवाल पूछे हैं। इतना शक्ति है इसके पास। लेकिन शक्तियाँ तो होती हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं किया जाता है, सीधी सी बात है। लोकतंत्र को कमज़ोर करने से पहला ढांचा होता है कि इन्फॉर्मेशन कमज़ोर कर दो। इन्फॉर्मेशन के नाम पर दिन भर टीवी पर जो चलते वो देखते हैं आप लोग। सूचना आयुक्त तो कोई सूचना मांगते हो, 2.5 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केस पड़े हुए हैं। ये कौन सी सूचनाएं होंगी? कोई ऐवे तो नहीं होगा कि मोदी जी कौन सा कुर्ता पहनते बताओ हमें, वो तो दिख ही जाता है लोगों को। सूचना होगा देश की शिक्षा संबंधित, देश का कोई योजना संबंधित पूछा गया, भ्रष्टाचार संबंधित हो सकता है। कुछ भी सूचना पब्लिक जानना चाह रही है, अधिकार है उसको जानने का, तो लेकिन नहीं दिया गया है बहुत सारी सूचनाओं का जवाब। आयोग उचित आधार होने पर किसी भी मामले में स्वतः संज्ञान सुओमोटो पावर लेते हुए जांच का आदेश भी दे सकता है। आयोग के पास पूछताछ हेतु समन भेजने, दस्तावेज की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। सिविल कोर्ट के पास जो शक्तियां होती है वो शक्तियां दी गई हैं इस आयोग को 2005 एक्ट के द्वारा। आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल है ये आयोग, लेकिन शक्ति का उपयोग ही नहीं करना। राज्य सूचना आयोग भी होता है, यही राज्य सूचना आयोग में भी बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं, बहुत सारी सूचनाएं पेंडिंग में है और ये लोग काम ही नहीं करते हैं। आप सेंटर को केवल ब्लेम कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, वो देती ही नहीं है सूचना। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इसमें एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा मुख्यमंत्री के अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त शामिल हो सकते हैं। यानी कि जैसे सेंटर में प्रधानमंत्री वाला कमीशन होता है जो इनको नियुक्त करता है, राज्य में चीफ मिनिस्टर का एक कमीशन होता है जो कि इनको नियुक्त करता है, तो राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करता है। देरी और बैकलॉग क्या है? सीआईसी को आयोग के समक्ष दायर की गई अपील शिकायतों के निपटान में औसतन 388 दिन, 1 वर्ष लगते हैं। अब कोई चीज़ मैंने मांगा आपको 2023 ईस्वी में, आपने मुझे दिया 2025 में, तो मैं उस सूचना क्या करूँगा बताइए? मुझे तो उस समय ज़रूरत थी ना। तो ये बहुत बड़ी इसकी खराबी है। पिछले वर्ष जारी की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र और सूचना आयोग के सूचना के अधिकार में के अब तक 2.2 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। और इस बार का दिखा दिया मैंने आपको कितने लाख लंबित मामले हैं। तो ये लंबित मामले लंबित ही चले आ रहे हैं। ओके, दंड का कोई प्रावधान नहीं है। रिपोर्ट पाया गया कि कानून के उल्लंघन के लिए सरकारी अधिकारी को शायद ही किसी सजा का सामना करना पड़ता है। वो बोलते कि हम नहीं देंगे जवाब, आप क्या कर लोगे? तो कुछ नहीं करेंगे भाई, पैद पर रहो तुम, हमारे पास तो शक्तियाँ हैं ही नहीं कि हम तुम्हें दंडित कर सकें। पिछले विश्लेषण में लगभग 59% उल्लंघन के बावजूद 2.2% मामलों में जुर्माना लगाया गया। 59% सूचना आयोग के आदेश का उल्लंघन किया गया है। 59% मनमानी एक तरह का, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। न्यायालय के बार बार निर्देश के बाद भी सीआईसी में अभी भी रिक्तियां हैं, बहुत सारे लोगों की कमी है, इसलिए भी वहां पर सूचना सही तरीके से नहीं मिल पाता। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। सूचना आयोग कैसे काम करती है, किस एक्ट के द्वारा इसका स्थापना किया गया, कैसे स्थापित होते हैं, कौन उनको नियुक्त करता है, वगैरह वगैरह चीज़ें। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, राज्य में राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन चुनाव कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं सेंटर में, उनके समिति में अध्यक्षता में एक समिति होती है, और राज्य में चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक समिति होती है जो इनका चुनाव करती है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं हम। अगला जो न्यूज़ है ये पीटी फैक्ट से संबंधित है, आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया, द हिंदू में इसके बारे में नहीं था आज, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है और आप लोगों से जुड़ा हुआ है। क्या है ये भाई? कैबिनेट ओके वन स्टॉप पोर्टल फॉर यूथ टू बी अनवेल्ड ऑन अक्टूबर 31। देखिए अक्टूबर 31 को क्या होता है, तो सरदार पटेल से संबंधित होती थी, जानते ही आप लोग। अक्टूबर 31 को आप यूथ से जुड़ा हुआ, कब से कब तक यूथ भाई? तो देखो यूथ तो वैसे आजकल देश में 49 साल के राहुल गांधी भी यूथ में आ जाते, सलमान भाई भी आ जाते, लेकिन यूथ की बात हो रही 15 से 29 वर्ष की यूथ है, उसको टारगेट कर रही है सरकार। और टारगेट करके क्या कह रही है कि हम यूथ के लिए एक स्टॉप सेंटर बनाना चाहते हैं जहाँ पर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें सब कुछ आपको मिल जाएगा, और ये अच्छी चीज़ है। 31 अक्टूबर को इसका कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, आफ्टर टैपिंग इनटू द नारी शक्ति प्लैंक थ्रू द पासेज ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल। देखिए महिलाओं को खुश कर चुकी है सरकार वुमेन रिजर्वेशन बिल लाकर, लेकिन उस वुमेन रिजर्वेशन का बिल जो है वो अभी दूर के लड्डू हैं, अभी वो मिला नहीं है। अभी जनगणना होगा, परिसीमन होगा, उसके बाद फिर लोकसभा की सीटों का, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होगा, तब जाके आपको वुमेन रिजर्वेशन मिल सकता है। अभी वो बहुत दूर की चीज़ है, लेकिन फिर भी एक आया तो कि भाई उनके लिए कुछ पास किया गया है। उसी प्रकार से अब क्या कर रही है
कि 40 करोड़ जो देश के युवा आबादी है, 15 से 29 वर्ग के 40 करोड़ लोग हैं अपने देश में, उनको खुश करने के लिए सरकार जो है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले, जैसा पेपर ने लिखा है देख सकते हैं आप, उनको खुश करने के लिए कोशिश करे। तो अच्छी बात है, ठीक है भाई, उनको ही करना चाहिए, नौकरी दो उनको, और क्या चाहिए उनको, है ना। देखिए, इन ए मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एटोनमस बॉडी कॉल्ड मेरा युवा भारत, MY भारत। अब इसी को ध्यान में रखना है आपको। मेरा युवा भारत किन से संबंधित है, तो ये 15 से 29 वर्ग के बच्चों को टारगेट, बच्चे क्या बोले, युवाओं को टारगेट करने के लिए एक पोर्टल का निर्माण किया जाएगा फॉर यूथ लेड डेवलपमेंट एंड प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू यूथ। उनके नेतृत्व क्षमता में डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में एक माहौल बनाया जाएगा कि देश में युवा जो हैं वो डेवलपमेंट को लीड करें। देखिए, इसका आउटपुट जो है वो बाद में मिलता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए आउटपुट अभी ही मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में पूछ लेगा तो सिलेबस का भाग है ये, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मेरा युवा भारत पोर्टल जो है वो किन से संबंधित है, तो युवाओं के लिए भारत सरकार इसको स्थापित कर रही है ताकि वो डेवलपमेंट में लीडर की पोजीशन में सामने आए और डेवलपमेंट को लीड करें। ओके, यूथ लीडर, यूथ लेड डेवलपमेंट होना चाहिए कि युवा जो हैं वो विकास को, वृद्धि को लीड कर रहे हैं। ओके, जो इस युवा वर्ग की आयु हैं वो हमारे देश का 27% जनसंख्या को कवर करते हैं, तो इसीलिए उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये मेरा युवा भारत पहल जो है किनके से संबंधित है और क्या है ये। तो एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आपको भागीदारी करने में मदद करेगा देश के विकास, डेवलपमेंट में वॉलंटियर के तौर पे। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन तो यहीं तक रहा। बहुत सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, 3-4 टॉपिक, और सुबह का आर्टिकल भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं हम लोग। कैसा लग रहा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।